हाँ, ये अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, रिकॉर्डिंग ऑफ से, ठीक है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि किसी काम को अच्छे ढंग से करना, अच्छे प्रोसेस से करना, अच्छे सीक्वेंस से करना ही हम उसको मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आ गया मैनेजमेंट क्या है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं तो प्रोसेस, प्रोसेस क्या रिफर करता है, प्रोसेस हमारा एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट की। प्रोसेस जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग, और देन लास्ट हमारा स्टेप जो होता है वो कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे कि इसी प्रोसेस के अनुसार और इसी सीक्वेंस के अनुसार जो भी हमारी मैनेजमेंट होती है वो करते हैं। कहीं पे भी मैनेजमेंट करने से पहले हमारी जो प्रोसेस होती है हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, देन उसके बाद से हम लोग अपने काम को पूरा करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हो तो इसका भी एक कहीं ना कहीं प्रोसेस था, इसका भी कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट था जिसके जरिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक। और इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है कि विथ इन द टाइम फ्रेम, यानी कि अपने समय के अंदर अंदर अपने काम को पूरा कर देना मिनिमम रिसोर्सेस और मिनिमम कॉस्ट में, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। देन अब हम आते हैं थोड़े से नीचे, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी इसकी विशेषताएं क्या कैसी होती है। जैसे कि मान लो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट को आखिर हम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी जब भी हम प्लानिंग वगैरह करेंगे, जब भी हम, ऐसे तो मान लो कि कहीं भी हम मैनेजमेंट वगैरह करते हैं तो हमारी सबसे पहली होती है ये कि हम लोग एक गोल्स को सेट करें, ठीक है। जो भी हमारी गोल्स होती है उस गोल को सेट करके उसी प्रोसेस पे हम काम करें। तो सिंपली ये क्लियर डिफाइन करता है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जहां पे हम अपने गोल को ओरिएंट करते हैं, यानी कि बनाते हैं, ठीक है। और साथ साथ एक साथ ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल होती है उसको अचीव करते हैं, ठीक है। और उसी गोल पे फोकस करते हैं, इसी को हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, हमारी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि देखना कि चार को दे देगा, जैसे बोलेगा मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस, मतलब इसमें से कोई एक ईयर दे देगा और वो आपके नहीं होंगे, तो उस वहां से आपको डिफाइन करने होंगे और नो आउट, ठीक है। तो वहां से आपको डिफाइन करके आपको सही बताने हैं कि इनमें से तीन वो तो हो गया आपके मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, बट जो आपका चौथा होगा वो नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखना है कि मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। अब इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है, ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ए कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम मैनेजमेंट वगैरह करते हैं तो ये सबके लिए कॉमन ही होता है। हम परवेसिव का मतलब यही होता है कि यूनिवर्सली रिक्वायर्ड फॉर एवरीवेयर, ठीक है। हर एक जगह पे रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट की, चाहे आपके स्कूल हो, प्राइवेट कंपनी वगैरह हो, एनजीओ वगैरह हो, एनजीओ हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट्स हो गए, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गए, या कोई भी आपके इंस्टीट्यूशन हो गए, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की आवश्यकताएं हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, सारे जगहों पे अप्लीकेबल है। मैनेजमेंट की आवश्यकताएं जो है वो सारे जगहों पे अप्लीकेबल है, हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए ऑल परवेसिव, ठीक है। देन अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, यानी एक से ज्यादा चीजों को कवर करना। मल्टी डायमेंशनल मीन्स क्या, कि एक से ज्यादा चीजों पे होना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किसी काम को हाउ मच वर्क, कैसा वर्क होगा, कौन से पीपुल के द्वारा होगा, और कौन से आपके ऑपरेशन होंगे, ठीक है, कौन से आपके ऑपरेशन होंगे। जैसे कि तुम काम कर रहे हो कोई भी, वो कौन से काम होगा, ठीक है, और किनके द्वारा होगा, ठीक है, ये सारी चीज डिफाइन करता है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जैसे कि ये सारे जगहों पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि एक से ज्यादा चीजों पे एप्लीकेबल होना ही हम उसको बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना, जैसे कि देखना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या ऐसे हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट्स वगैरह नहीं ना है, जैसे कि जिनको कुछ समझ में ना आवे।
देखो अब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम मैनेजमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैनेजमेंट जो है हम बीच में ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, कीप ऑन गोइंग, चलता रहता है ऑल टाइम के लिए। कभी भी हम मैनेजमेंट करेंगे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है हमारा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, अब ग्रुप एक्टिविटी कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी हम लोग कैसे बोलते हैं, तो ऑन all the individuals in the organizations contributed toward the achieving the goal set by the organization। जो भी हमारी organizations के द्वारा सेट कर दी रहती है गोल्स वगैरह, ठीक है। तो उस गोल्स में सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सबका, किसी एक का नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि राम ने कोई गोल सेट किया है और राम की कंपनी है, तो ऐसा थोड़ी है सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। जितने भी उसके वर्कर हैं, जितने भी उसके एम्प्लॉय हैं, जितने भी उसके अपर लेवल और मिडिल लेवल के लोग हैं, वो सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी है, एक साथ साथ चलना अपने गोल्स के प्रति, और गोल्स जो आपके गोल्स है उसको अचीव करना, ठीक है, अचीव करना, ठीक है, एक ग्रुप एक्टिविटी में, उसी को हम बोलते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्या, कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक, राइट। अब हम बात करें सेकेंड स्टेप की, तो आपका सेकेंड आ जाता है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट को आखिर हम डायनेमिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। अगर हम मान लो कि मेरा कोई एक फॉर्म है, ठीक, एक कोई फॉर्म है मेरा, और वो फॉर्म जो है वो कपड़े की आपकी क्या करती है, प्रोडक्शंस करती है, ठीक। तो कपड़े की जो प्रोडक्शंस करती है, तो मान लो अभी समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में वो विंटर वाले कपड़े, समर सीजन में वो विंटर वाले कपड़े प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि विंटर सीजन में आपके समर सीजन में विंटर वाले कपड़े की डिमांड जो होती है वो कम होती है, और लोग गर्मी के वजह से उसको अच्छे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम डायनेमिक्स जो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डायनेमिक फंक्शंस है, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ साथ हमको चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर समर का सीजन है, तो हम समर वाले ही कपड़े को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग ऑन योर फैक्टर अफेक्टिंग योर इन्वायरमेंट, ठीक, जैसे जो भी आपके फैक्टर इफेक्ट करता है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ठीक है, उसी के अनुसार अपने मैनेजमेंट को ढाल लेना है, उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन, ठीक है। अरे कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है प्रेम, ठीक। हम यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह भी आप सबके करा देंगे, ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह भी करा देंगे। जैसे कि आपका ये चैप्टर्स है ना, सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके जो भी एमसीक्यू वगैरह बनते हैं वो सारे हिंदी में ही रहेंगे, ठीक। तो उसको भी मैं कराऊंगा, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटेंजिबल फोर्सेस के बारे में। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्सेस है। अब मैनेजमेंट को हम इंटेंजिबल फोर्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्म्स वगैरह है, मान लो हमारा कोई भी एक फॉर्म्स वगैरह है, तो हम उसमें बहुत सारे, मान लो कि हमने विंटर सीजन में एक फॉर्म का डिफिनीशन लिया था, एग्जांपल्स लिया था कि हम विंटर सीजन में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम स्वेटर, मान लो हम गर्मी वाले कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं, गर्मी वाले कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं समर सीजन में, ठीक। तो उससे जो भी हमारा सेल्स होगा और जो भी हमारे एक्सपेंसेस लगेंगे, जो भी हमारे कॉस्ट लगेगा, वो सारे चीज तो एक ही बार हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। जो भी हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी हमारी मैनेजमेंट की खर्चा है, जो भी कितना हमारे कंपनी में सेल हुआ, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, कितने हम पे लाइबिलिटी है, समझ रहे हो। तो वो सारे चीज तो एक साथ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इंटेंजिबल फोर्सेस है। मतलब क्या, कि हम लोग इस चीजों को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कि कैंट बाई
कैंट बी सीन, हम उसको देख नहीं सकते हैं, बट परस्यू कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उसको उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट के माध्यम से। जैसे कि मान लो कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट वगैरह होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम ईयरली बेसिस पे या तो कैलकुलेट करेंगे बैलेंस शीट वगैरह बनाकर, या फिर क्या करते हैं यूं ही जैसे कि क्वार्टरली या ऐसे करके हम अपना प्रॉफिट देखते हैं। क्वार्टरली तो नहीं, बट हम अपना ईयरली देखते हैं कि हमारी जो भी कंपनी की ग्रोथ वगैरह है, जो भी हमारी प्रॉफिट वगैरह है, वो कितना हुआ है। तो ये सारे इंटेंजिबल फोर्सेस में आ जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटेंजिबल फोर्सेस है। जैसे कि मान लो कि हमारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेंजिबल फोर्सेस है वो हमारे मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कि लाइक गुडविल वगैरह हो गए, तो ये सारे चीज जो हमारी है वो इंटेंजिबल फोर्सेस है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है हमारा, इंटेंजिबल फोर्सेस है। ठीक, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कुछ। ठीक है, मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स, अब अपने थ्रू देख, अपने थ्रू सोचना। ठीक, जैसे कि मान लो मेरा एक कंपनी है। ठीक, मेरा एक कंपनी है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, पीवीटी लिमिटेड मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है इस पीवीटी लिमिटेड के थ्रू। अब मैं क्या सोचूंगा ऑर्गेनाइजेशनल के थ्रू, ठीक है, कि मैं ये सोचूंगा कि मेरा जो मैं जो इस कंपनी में, यानी मैं जो इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया हूँ, उसको कैसे मैं अब सरवाइव करूँ, यही ना सोचूंगा। मान लो मैंने इसमें 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक, ये तो बहुत छोटी अमाउंट है कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है, वो तो ऐसे भी करोड़ों में बात करते हैं, समझ रहे हो। तो छोटी अमाउंट है बस 50,000 रुपये। ठीक है, भैया इंटेंजिबल फोर्सेस का एग्जांपल बता दीजिए। अब देखो इंटेंजिबल फोर्सेस, जैसे देखो इंटेंजिबल फोर्सेस का मतलब होता क्या है, कि मान लो कि हम हमारी एक कंपनी है। ठीक, उसमें हमारे जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो हमको खुद पता नहीं है, हम उसको कैलकुलेट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हम उसको तो देख नहीं सकते हैं अपनी प्रॉफिट को, कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितना है, हमारे ऊपर कर्ज कितना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कितनी आ रही है। और मान लो कि जैसे हमारे दादा वगैरह थे, तो उनके थ्रू जो उनका गुडविल था वो कैसे था, कैसा था, और हमारे प्रति कैसा गुडविल है, हम अपने प्रति जो भी हमारे कस्टमर्स है, जो भी हमारे कंज्यूमर्स है, उस उनकी जो हमारे प्रति जो गुडविल है वो कैसी है। ये सारे चीज इंटेंजिबल फोर्सेस में आ जाते हैं। जैसे कि हम इसको तो देख नहीं सकते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव में कोई शॉप वगैरह रहता है, तो वहां पे जाते हो कोई सामान वगैरह परचेज करने, तो वहां पे दो शॉप होंगे, तो कहते हो क्या कि नहीं, हम इस वाले शॉप से सामान नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत मिसबिहेवियर किस्म का आदमी है, इसको बोलने का ढंग नहीं है, और ये मार्जिन भी नहीं करता है हमारे, जब भी हम इससे परचेज वगैरह करते हैं सामान वगैरह। तो ये क्या है, इंटेंजिबल फोर्सेस में आ जाएंगे, समझे। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि ये इंटेंजिबल फोर्सेस है, समझ रहे हो। ये डिफाइन नहीं रहता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, बट इसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, और इसको हम कैलकुलेट कब कर सकते हैं, जब हमारी ईयरली जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, उस समय हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड एसिड्स है, वो कितनी बची हुई है। इन सारी बातें जो आती है हमारी इंटेंजिबल फोर्सेस में आ जाती है। समझ में आया, समझ में आया ज्योति। हाँ, तो अब हम कहा थे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पे। ठीक, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि मान लो कि कोई हमारी एक कंपनी है। ठीक, अपने जस्ट जस्ट एग्जांपल जब भी सोचो ना, अगर तुम मैनेजमेंट की चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो जस्ट लाइक एग्जांपल सोचना एक अपने कंपनी के थ्रू, जैसे कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, मेरी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेरा उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। इन तीनों को एक ही बार में डिफाइन कर देता हूँ नीचे,
कुछ बड़ा बड़ा वर्ड दिया हुआ है, बट उतना गहरे में जाने नहीं है, उतने डीप में जाने नहीं है। बस यहाँ पे समझ लो कि क्या होता है, बस बाकी काम खत्म। ठीक, सब तो सही है जी, प्रेम, सब कुछ तो सही है। आप कह रहे हो कि रुक रुक कर वॉइस आ रहे हैं। मैसेज करना सही है क्या भाई? प्रेम, अपना नेटवर्क देखो एक बार। मुस्कान, बताना सही है? हाँ चलो ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारी मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो देखो क्या है कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और मान लो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका कोई भी नाम ले सकते हो, आर लिमिटेड। ठीक, आर लिमिटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। ठीक, अब उस कंपनी के थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या बनती है? मान लो हम 50 रुपए यहाँ पे, 5,000 रुपये हम यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अब 5,000 रुपये जब इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो हमारी जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आर लिमिटेड के थ्रू? तो हम सोचेंगे कि जो हमारी 5,000 रुपया हम लगाए हैं, इसको कैसे हम सरवाइव करें। समझ रहे हो? इसको हम कैसे सरवाइव करें, इसको हम कैसे निकालें अपने 5,000 रुपये को। अब सोचेंगे कि हम सरवाइव करें। अब मान लो कि हम सरवाइव कर लिए, जब हमारा 5,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा, और अब हम सोचेंगे कि 5,000 रुपया हमारे पास आ गया, जो हम जैसे कि मान लो हम आर लिमिटेड खोले हुए हैं, तो हमारा फर्स्ट तो दायित्व तो बनेगा ना कि हम 5,000 रुपये को किसी न किसी तरह से अचीव करने के बाद से अपने प्रॉफिट के मोटिव को अचीव करें। तो जब हम 5,000 रुपये जब हम सरवाइव करेंगे फर्स्टली, तो हम सोचेंगे कि अब हम सरवाइव कर लिए हैं, तो हम प्रॉफिट के ऊपर मूव ऑन करें। अब क्या सोचेंगे हम? अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव से क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। तो अब हम सोचेंगे कि हम इसमें प्रॉफिट कैसे ला सकते हैं। अब मान लो जब हम प्रॉफिट को एज्यूम करेंगे, जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, अब 5,000 रुपये से हम 7,000 रुपये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक, 5,000 रुपये से 2,000 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा आया, जो हमको 7,000 रुपया हुआ। मान लो कि सारे काट छाट के हमारे पास 7,000 रुपया, यानी 2,000 रुपया हमारा प्रॉफिट का निकला। 2,000 रुपये हमने प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट से हम क्या सोचेंगे कि जो 2,000 रुपये है, उसको हम कैसे ग्रोथ में ला सकते हैं, यही ना सोचेंगे कि हम आर लिमिटेड जो हमारा है वो 5,000 रुपये से हमने इन्वेस्ट किया, अब हम सरवाइव किए। देन उसके बाद से हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट किए। जब हमारे पास 2,000 रुपया प्रॉफिट आया, तो हमने सोचा कि अब हम ग्रोथ करना है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की यही मोटिव होती है कि पहले हम सरवाइव करें, देन सरवाइव करने के बाद से हम प्रॉफिट अर्जित करें। प्रॉफिट अर्जित करने के बाद से ही हम क्या करें? ग्रोथ करें। तो अब हम ग्रोथ करेंगे, तो ग्रोथ करेंगे तो हम सोचेंगे कि जो हमारी आर लिमिटेड है, जो हमारा कपड़े की व्यापार कर रही थी, अब सोचेंगे कि हम इसमें जीन्स का भी व्यापार कर लें, इसमें हम जीन्स को भी प्रोड्यूस करें। तो ये हमारी ग्रोथ रेट हो गई। अब हम ग्रोथ रेट के अनुसार देखेंगे, तो इसको बोलते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है, अपनी मोटिव को क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ में आए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में यही हम देखते हैं कि हम सरवाइव कैसे कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करें, और हम उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करके हम उसमें ग्रोथ क्या क्या सी ला रहे हैं। तो ये हमारी होती है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशनल के प्रति ऑब्जेक्टिव। अब बात करें हम सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मान लो हमने आर लिमिटेड लिया हुआ था, तो हम आर लिमिटेड में मान लो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या चीज? कपड़े वगैरह के व्यापार कर रहे थे। तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी ये बनती है कि जो हम गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं, वो अच्छे क्वांटिटी और अच्छे रिजनेबल रेट पे हम क्या करें? कंज्यूमर के पास या रिटेलर के पास क्या करें? सामान को सेंड कर सके, मतलब भेज सके, व्यापार कर सके। समझ रहे हो? रीजनेबल रेट के थ्रू, मतलब कि जो हम मान लो हमको 10 रुपया इसमें कॉस्ट लगा है टोटली, तो हम उसको किस रेट पे हम लोग भेजे,
कंज्यूमर के पास कि सारे लोग इसको कंज्यूम कर सके, ठीक, और रिटेलर जो है वो हमसे लेकर जाए, ठीक है। तो ये हमारी होती है सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे सोशल को भी ध्यान में रखना है, यानी सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ध्यान में रखकर चलना, समझ रहे हो। समाज के हित के प्रति भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ढाल देना। जैसे कि अब मान लो कि अब हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से ही, जैसे कि अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हमारी वेस्टेज मटेरियल होती है, जैसे कि वेस्टेज पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ को मान लो कि ऐसा नहीं है कि हम नदी में ले जाकर पूरे वेस्टेज मटेरियल को हम ऐसे ही क्या करें, बहवा दे, मतलब कि ऐसे ही वेस्ट मटेरियल को हम ऐसे ही बिक दे। उससे क्या होगा, गंदगी फैले और उससे लोगों के प्रति, मतलब लोग उससे डिजाइस, उनको बीमारियां हो, वो पे थोड़े से उससे हार्मफुल वेस्टेज जो निकलती है उससे वो गंदा फील करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए वो तीनों को फुलफिल करता हुआ रहना चाहिए। अब सोशल ऑब्जेक्टिव यही सिखाता है हमको कि सोशल ऑब्जेक्टिव में हम रीजनेबल रेट पे हम प्रोड्यूस जो गुड्स कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचा सके, ठीक, जो बेस्ट क्वांटिटी प्रोवाइड कर सके, लोगों के प्रति हम अपना दायित्व बना कर रखे। ऐसा ना हो कि हम लोगों को हार्मफुल प्रोडक्ट दे, जैसे कि एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट देकर सेल करे और उसमें जो उससे जो लोग कंज्यूम करे उससे उनकी उनको बीमारियां वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट की कुछ ऑब्जेक्टिव होती है जो कि फुलफिल करना आवश्यक रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल और सेकंड हमारा सोशल हो गया, ठीक। तो सोशल में हम लोग यही सारे चीजों को देखते हैं ताकि इन सारे चीजों को हम अच्छे तरीके से बेटर वे में कर सके। अब हमारी बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन, ठीक है। जैसे कि मान लो पर्सनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। पर्सन का मतलब यही कि खुद के लिए, ठीक। जैसे कि मान लो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? साउंड वगैरह तो सारी चीज क्लियर है। ठीक तो है मुस्कान? साउंड वगैरह तो क्लियर है। सही है, साउंड बताना एक बार, कंफर्म करना। बताओ तो सही है, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अब देखो पर्सनल का मतलब क्या होता है। पर्सनल का मतलब ये होता है अब खुद के बारे में भी सोचना, ठीक। मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब हम खुद के बारे में भी सोचेंगे। खुद के बारे में मतलब ये नहीं कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट हुई वो खुदे लेकर और डकार ले लिए, मतलब कि पूरा लेकर और रख लिए, और बस क्या प्रॉफिट वगैरह रख लिए, ना ऑर्गेनाइजेशन से बारे में सोचे, ना सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचे, और ना कुछ सोचे। मतलब पर्सनल का मतलब ये होता है कि आप सबके बारे में सोचे। जैसे मेरे पास मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक, उनके बारे में भी सोचना, उनको वेजेस सही टाइम पर देना, उनको सैलरी सही टाइम पर देना, उनको बोनस वगैरह प्रोवाइड करना। दीपावलियां आती है तो देखते हो ना कि जैसे बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती है जो कि बोनस वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वो सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं आपके मैनेजमेंट के, ठीक। तो ये होती है हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना जरूरी रहता है। मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को पढ़ते वक्त हमारे ध्यान में ये सारी चीजें बातें रहनी चाहिए कि जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इन सारी चीजों का फुलफिल होना आवश्यक है, समझ रहे हो। अगर इनमें से कोई एक भी अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हम लोग अच्छे तरीके से कंज्यूम अच्छे तरीके से चला नहीं रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए हमारी जो मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव है इसी ऊपर डिपेंड रहती है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो कैसे चल रही है, समझ रहे हो, ठीक है। जब आप लोग एमसीक्यू देखोगे तब आप लोग अच्छे तरीके से समझ में जाओगे, ठीक, जब आप लोग एमसीक्यू देखोगे।
अब हम बात कर लेते हैं नीचे, यहाँ पे हम लोग ये सर्वाइवल और ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऑब्जेक्ट होती है उसको हम बात कर लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोफिटेबिलिटी की बात कर लिए। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ करना मतलब पहले क्या करते हैं, सर्वाइव, देन उसके बाद से हम प्रॉफिट देखते हैं, देन उसके बाद से हम क्या करते हैं, ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ में उसके बाद से हम सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या देखते हैं कि गुड क्वांटिटी और रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करना। ठीक, यही सारी हम लोग ऊपर बात किए हैं। ठीक, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में वही आ जाते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में वही सेम चीजें आ जाती है, एम्प्लॉय के प्रति, खुद के प्रति। हाँ हाँ, देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में और एम्प्लॉय और ओनर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, समझे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सेफ्टी नीड एस्टीम, जैसे कि आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सेफ्टी प्रोवाइड करना, सैलरी वगैरह देना। ठीक, जो भी आपके पर्सनल फाइनेंशियल नीड है उसको अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, ये सारे चीजें जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। ठीक, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय की जो भी सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉय की, यानी सैलरी वेजेज, ये सारे चीज इसी में आ जाते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में ही देखे, उसके साथ साथ अपना खुद का बारे में भी देखना है। ठीक, तो ये सारे चीजें आ जाती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आखिर मैनेजमेंट करते हैं उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या सी है। ठीक, तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कभी भी हम जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट हमारे को क्या दिखाता है, मैनेजमेंट ये बताता है कि जब अभी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट हमको ये बताता है कि हम एक ग्रुप, एक इंडिविजुअल, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसको अचीव करने में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक हमको ये बताता है, हमको ये मदद करता है कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक, जो भी हमारी इंडिविजुअल गोल होती है उसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक ना, मैनेजमेंट का गोल्स, दोनों मैनेजमेंट हमको यही हेल्प करता है। ठीक, जैसे कि मान लो कि इंडिविजुअल्स मेरा गोल है, इंडिविजुअल्स मेरा गोल वही था कि अच्छे जैसे कि मेरा मैनेजमेंट का करने का गोल क्या था कि इंडिविजुअल से गोल था कि अच्छे तरीके से प्रोडक्शंस करने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शंस क्या एक पर्सन के लिए है, मतलब एक पर्सन कर सकता है, क्योंकि सारे लोगों का वो काम होता है। ठीक, उसके प्रति सारे लोगों का एक अचीवमेंट होता है, उसके प्रति सारे लोगों का एक इंडिविजुअल प्लान होता है कि उसको हमको अचीव करना है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प इन द अचीविंग ग्रुप और गोल्स। ठीक है, ये मदद करता है हमारी गोल्स को अचीव करने में। ठीक, इंक्रीज इफिशियंसी। अब मैनेजमेंट ये भी बताता है कैसे हम लोग इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं, इन इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस। ठीक, जैसे हम लोगों ने वहां पे बात किया था कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस होती है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, यानी मिनिमम रिसोर्सेस में ज्यादा प्रोडक्शन करना ही हमारा इंक्रीज इफिशियंसी बताता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, ठीक है, रिसोर्सेस को बेस्ट अच्छे तरीके से पॉसिबल मैनर में उसको यूटिलाइज करना, और जो भी हमारे कॉस्ट वगैरह हैं, जो भी हमारे खर्चे उसमें लग रहे हैं उसको रिड्यूस करना और इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी को। यानी आज हम 10 रुपए में 10 गो 10 रुपए में हम अगर 10 गो शॉर्ट का प्रोड्यूशन कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि जो हम 10 गो में 10 गो कर रहे हैं, अब हम सोचे कि 10 गो में 11 गो कैसे कर सकते हैं। तो यही हमारा बताता है मैनेजमेंट की कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपनी इफिशियंसी को। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंक्रीज इन इफिशियंसी। अब हम बात कर लें नीचे, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या कहता है, जैसे कि डायनेमिक का मतलब तुमको पता ही है कि इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होना।
ये कि इसमें क्या था कि इसमें था कि जैसे कि मान लो अभी क्या था कि कोविड वगैरह आए थे, ठीक। तो कोविड वगैरह आए थे तो उसमें क्या था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी कि जो कि आपको सैनिटाइजर्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही थी, सैनिटाइजर प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। सैनिटाइजर की डिमांड पहले क्या था, कम था, और एक ही कंपनियां बनाता था। जैसे कि उसका डिमांड कम था तो उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं था, ठीक। ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं था, और उसमें क्या था कि ज्यादा लोग उसको प्रोड्यूस नहीं करते थे, ठीक। तो ज्यादा लोग उसमें प्रोड्यूस वगैरह नहीं करते थे। तो ये क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ये हमको बताता है कि अपने सिचुएशंस के अनुसार, ठीक है, तो अपने सिचुएशंस के अनुसार उस चीज को एडॉप्ट कर लेना, ठीक है, एडॉप्ट कर लेना, ठीक। और सरवाइव करके उसको ग्रोथ करना ही हमारा क्या बताता है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बात सिखाता है हमको, ठीक। तो जैसे कि हमने लिया था कि पहले क्या था कि सैनिटाइजर्स वगैरह सब लोग प्रोड्यूस वगैरह नहीं करते थे, मतलब एक ही कंपनियां था, मोनोपोली था उस समय, कि एक एक कंपनियां था, मतलब कि ऐसे ही कि वो प्रोड्यूस वगैरह करता था। तो अब क्या था, कोविड के समय देखा कि इसके बहुत सारे डिमांड्स वगैरह बढ़ गए। अब क्या था, जैसे कि अब देखना कि लाइफ बॉय हो गया, डिटॉल हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि सैनिटाइजर्स वगैरह एडॉप्ट कर ली। और एडॉप्ट करने के बाद से वो क्या की उस सिचुएशंस को उस सिचुएशंस में ढल गई, उस सिचुएशंस में यानी उस इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या किया, इंस्यूर किया, उस इन्वायरमेंट में ढल गई। और उस इन्वायरमेंट में ढलने के बाद से उन्होंने सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया। सरवाइव करने के बाद से अब देख रहे हो उनकी ग्रोथ वगैरह कि कितनी ज्यादा डिमांड हो गई थी, कितने ज्यादा डिमांड बढ़ गए थे हमारी सैनिटाइजर्स वगैरह के। इसी तरह से आप मार्क्स के भी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट ये भी हमको बताता है कि हम लोग कैसे इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं, कीप चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक। कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो मैनेजमेंट हमको ये भी बताता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब ये हमको क्या बताता है, ठीक। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव थॉक द मोटिवेशंस एंड लीडरशिप ऑफ मैनेजमेंट सेल्फ इज द इंडिविजुअल अचीविंग पर्सन्स गोल बाय द वर्किंग टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब इसका क्या है, समझो। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास गोल है, जो भी हमारा इंडिविजुअल से गोल है ऑर्गेनाइजेशंस का, उस जो भी उस ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी हमारा गोल्स वगैरह है, उसको साथ साथ उस गोल को अचीव करना ही हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जैसे कि अब उसमें जो भी हमारे पास गोल्स वगैरह है उसको साथ साथ लेकर चलना, जो भी हमारे एम्प्लॉय वगैरह है उन सबको साथ साथ लेकर चलना, उस ऑर्गेनाइजेशन से के ऑब्जेक्टिव के प्रति, ठीक, उस गोल के प्रति उसको अचीव करना, उसी को हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि समय समय पर मोटिवेट एंड लीडरशिप करना, ठीक है, वही हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे आपने पूछा था ना वहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ओनर्स का भी कोई दायित्व रहता है, तो जो ओनर्स रहता है उसका यही मोटिव और लीडरशिप वगैरह का दायित्व रहता है। एंड उसके प्रति जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उनका भी यही दायित्व रहता है कि अच्छे तरीके से काम वगैरह करे, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट वगैरह करे। एंड देन आपके जो ओनर रहते हैं उनका ये रहता है कि जो सैलरी है, जो बोनस है एंड ये सब है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे चीज उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये होती है हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम बात कर ले नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। वही बात है जो हम लोगों ने बात किया था सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने यही सारी चीजों को बात किया था। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है कि अपने सोसाइटी के प्रति भी सोचना, सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स करना, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, क्या करना, क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, समझ रहे हो। और क्या करना, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस करना सामान वगैरह, ठीक है। एंड नए नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, ठीक है। ये सारी चीज हमारी आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्राकृतिक क्या होती है मैनेजमेंट की। अब नेचर इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट हम लोग कैसे कह सकते हैं कि आर्ट और साइंस और आप समझे सुने होंगे आर्ट साइंस और प्रोफेशन तीनों है, सुना है ना। मैनेजमेंट इज ए आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन किया है, कुछ कुछ ऑथर्स जो है आपके वो डिफाइन नहीं किए हैं, कहते हैं कि साइंस नहीं है। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि नहीं साइंस और आर्ट्स दोनों है। तो यहाँ पे उसी सब के ऊपर बात करने वाले हैं। अब मैनेजमेंट इज ए आर्ट और साइंस और प्रोफेशन हम लोग कैसे कह सकते हैं। तो अब समझना, जैसे कि मान लो कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम प्रोफेशन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि आ, किसी चीज में, किसी काम में, जैसे मान लो कि किसी काम में, किसी चीज में अपने आप को महारथी हासिल कर लेना। मतलब प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि उस काम में एक अच्छे तरीके से योगदान प्राप्त कर लेना, मतलब कि एक बेस्ट नॉलेज प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसी को हम बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे कि लाइक सीए हो गया, अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए। सीए, सीएस और आपके सीएफए वगैरह हो गए, इन सब से अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। तो ये सारे चीज क्या है, ये एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, हम इसको पेशा कह सकते हैं। ठीक। तो प्रोफेशन मतलब यही होता है कि किसी काम में अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेना ही प्रोफेशन कहलाता है। ठीक। तो अब मान लो कि मैं एक सीए हूँ। ठीक। मैं एक सीए हूँ, और सीए का क्या काम होता है, सीए का काम होता है कि अच्छे तरीके से फॉर्म की जो प्रॉफिट है, जो लॉसेस है, जो एक्सपेंसेस है, उन सब को कैलकुलेट करना एंड प्लानिंग करना, डायरेक्ट करना, ये सारे चीज जो आ जाते हैं एक सीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक। एक सीए का ये सारे चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ठीक। तो इन्हीं सब का ज्ञान उसके पास होता है। अब मान लो मैं एक सीए हूँ, जब मैं सीए हूँ तो मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे नॉलेज ले रखा है। अब मान लो मैं एक सीए हूँ, सीए में हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक, एंड ऑडिटिंग क्या होता है, इन सारे चीजों को हमने पढ़ा। ठीक। तो जब हम पढ़ते पीरियड में, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या थ्योरिकल नॉलेज ले रहे थे, थ्योरिकल नॉलेज ले रहे थे। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ये आर्ट था, ये कला था एक, समझ रहे हो। हम उसको ज्ञान अर्जित कर रहे थे, उसके बारे में हम सीख रहे थे। ठीक। सीखते गए सीखते गए। अब हम लोग साइंस कैसे कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आर्ट्स। जब हम लोग सीखने के पीरियड में थे, सीए कर रहे थे, यानी सीए मेरा प्रोफेशन था, हमने सीए कर रखा है। तो सीए जो जो सीए हमने किया है, सीए जो हमने किया है उस पीरियड में जो हमने थ्योरिकल नॉलेज एंड जो भी हमने कंसेप्ट अपनी बिल्डअप किया है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी आर्ट्स है। क्या है, ये हमारी आर्ट्स है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ये आर्ट्स। ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो और भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है, बट ये हमारे पॉइंट व्यू से कुछ बेटर नहीं होगा कि आप लोग डिटेल में जाओ। हम लोग वही बातों को कवर अप करेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक। तो अब हमने जो थ्योरिकल नॉलेज लिया उसको हम बोल सकते हैं आर्ट्स। अब साइंस हम किसको बोल सकते हैं, जब हमने थ्योरिकल नॉलेज लिया, मान लो उसके बारे में हमने जाना, उसके बारे में हमने समझा। ठीक। अब हम साइंस कब बोलेंगे, जब हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक। हम उसको अप्लाई करेंगे सिस्टेमेटिक तरीके से, यानी प्रैक्टिकल फॉर्म में। जैसे कि हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मेरे पास तो कैलकुलेशन करने की बहुत सारी मेथड है, बट जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे, तो हम उसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज ए साइंस। ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी साइंस है। ठीक। हम इसको साइंस के नजरिए से देख सकते हैं, बट ये हमारी एग्जाम्पल थी, आप इसके प्रति और भी कुछ ले सकते हो। ठीक। जैसे कि मान लो कि कोई वर्कर है, ठीक, कोई वर्कर है, जैसे कि ये कंपनी के थ्रू ही ले सकते हो। ठीक है, एक कंपनी के थ्रू ही ले सकते हो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सी एस वगैरह हैं। तो उनका मान लो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, उसमें जो भी प्रैक्टिकल, जैसे कि कोई मशीन वगैरह की रिपेयर्स वगैरह करता है, तो ये उसका साइंस है, ये उसने उस ज्ञान को अर्जित किया हुआ है। देन उसको पढ़ रहा था उस पीरियड में, जब उसने पढ़ रहा है, जब वो पढ़ रहा था उस पीरियड में, तो वो क्या था,
उसके लिए एक आर्ट्स था, उस समय वो प्रिपेयर हो रहा था, और उसने जब अप्लाई किया उस चीज को तो वो हो गया साइंस, क्योंकि उसने अप्लाई किया है, ठीक। अप्लाइड कलर साइंस एंड देन जो आपने अभी थ्योरिकल ज्ञान लिया है उसको हम बोल सकते हैं आर्ट्स, ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्ट्स। हाँ, पर्सनल स्किल्स, ठीक। समझ रहे हो? 2 मिनट रोकना। जब हम, समझ रहे हो, साइंस और आर्ट्स और प्रोफेशन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। जब हमने, मान लो कि जब हम पढ़ रहे थे सीएस हम बन गए तो वो हमारे लिए क्या है, प्रोफेशन है, ठीक। हम उसमें महारथी हासिल कर लिए, वो हमारा प्रोफेशन है, हमारा पेशा है। जब हम सीए बन गए, जब हमने थ्योरिकल नॉलेज को अप्लाई किया तो वो हमारा साइंस था, और जब हमने थ्योरिकल नॉलेज को ज्ञान प्राप्त किया, जब हमने अचीव किया उसको, तो वो हमारा क्या था, एक आर्ट्स था, वो हमारा एक कला था। तो यहाँ यहाँ पे आप सबको डिफाइन किया गया है कि क्या क्या से होते हैं, आर्ट्स किस तरह से बोल सकते हैं, साइंस कैसे बोल सकते हैं, और प्रोफेशन कैसे बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पर्सनली, मतलब यहाँ पे जाकर नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो, ठीक। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, वही सारी चीज बातें हैं यहाँ पे जो हमने बताया। अब बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, आप सब बताओ तो एक बार। हाँ, 3 होते हैं, सही बात है। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आपका अब ये काम रहेगा, होमवर्क, कि आप लोग टॉप लेवल में कौन कौन से आपके कौन कौन से आ जाते हैं टॉप लेवल में, ठीक। कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट लेवल में कौन कौन से आते हैं जिसको हम लोअर लेवल भी बोलते हैं, ठीक। और इन सब के बारे में आपको अ, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट लेवल में कौन कौन सा आता है, जैसे कि दे देगा कि फर्स्ट लेवल में इनमें से कौन है, मतलब कि ऐसे दे सकता है कि जनरल मैनेजर जो है, जनरल मैनेजर जो है वो कौन से लेवल में आता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और नॉन ऑफ द। तो आप उनमें से कोई एक पे टिक करना रहेगा। अगर आपको पता रहेगा कि टॉप लेवल की कौन सी काम होती है, मिडिल लेवल की कौन सी काम होती है और फर्स्ट लेवल की कौन सी काम होती है, तो आप आराम से कर लोगे। जनरल मैनेजर क्या काम करता है, डिपार्टमेंटल हेड का क्या काम होता है, ठीक है, और फोरमैन का क्या काम होता है, तो आराम से कर लोगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। जैसे देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है पॉलिसी वगैरह को क्या करना, डिटरमाइन करना, पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट करना, ठीक। जैसे कि प्लानिंग करना, ठीक है। जब भी हम प्लानिंग वगैरह करते हैं तो ये टॉप लेवल की काम होती है, ठीक। तो ये टॉप लेवल में आ जाते हैं। टॉप लेवल का काम ही होता है फॉर्मुलेट करना। टॉप लेवल जैसे कि मान लो जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट। अच्छा, एजुअली अगर ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक। भारत है, उसके प्रेसिडेंट जो है हमारे, मैं मतलब ऐसी इजली मान लो जैसे कि ऐसे पीएम का ही एग्जांपल ले सकते हो, ठीक। हमारे पीएम है प्रधानमंत्री, ठीक। प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक फॉर्मुलेट किया, एक पॉलिसी फॉर्मुलेट किया, ठीक। उन्होंने कहा, ठीक, कि 10 रुपए के जो नोट है, ऐसे इजुअली मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक। या मान लो कि ये उन्होंने एक बजट पेश किया, बोला कि 10 रुपए को हमको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ टॉप और मिडिल और लोअर लेवल वाले को हम इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करके और उनको हम ये काम सौंपेंगे, ठीक है, और उस काम को अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि मान लो कि हमारे पीएम ने कहा कि जो इंडियन, जो मतलब, जैसे कि मान लो
कि आपका स्टेट वाइज समझ लो कि 10 रुपया उन्होंने, मतलब मान लो एक तो छोटा अमाउंट हो गया, मान लो 100 रुपया अमाउंट है हमारे, उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये लो और 100 रुपये से आपको क्या करने हैं कि जितने भी हमारे स्टेट है, ठीक है, जितने भी हमारे स्टेट है और जितने भी हमारे हाँ, जितने भी हमारे स्टेट है और जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है और जो भी हमारी सब डिस्ट्रिक्ट है, उन सबको पैसे वगैरह देने हैं। और उन्होंने कहा कि 100 रुपये को आपको 100 रुपये को आपको कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि 100 रुपये आपको, 50 रुपये आपको स्टेट को देने हैं, देन 50 रुपये आपको स्टेट को देने हैं और 30 रुपये आपको डिस्ट्रिक्ट को देने हैं और 40 रुपये 20 रुपये जो है आपको किसको देने हैं, तो आपको सब डिस्ट्रिक्ट को देने हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने एक पॉलिसी वगैरह को क्या किया, फॉर्मुलेट किया। तो अब ये समझो कि जो आपका 50 रुपया है ना, ये टॉप लेवल का काम हो गया। अब ये टॉप लेवल क्या करेगा, 50 रुपये को फॉर्मुलेट करेगा और वो 30 रुपये के हिसाब से किसको देगा, मिडिल लेवल वाले को। मिडिल लेवल वाला मतलब क्या, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, समझ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका मिडिल लेवल। अब मिडिल वाले को 30 रुपये दिया और फिर उससे बोला, ठीक। अब उसका क्या काम हुआ कि अब लोअर लेवल पर चलते हैं। तो अब लोअर लेवल यानी सब डिस्ट्रिक्ट जो हुआ, वो सब डिस्ट्रिक्ट को कितना, तो 20 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 रुपये दिया। तो इसी तरह से हमारी लेवल होती है। जैसे कि टॉप लेवल क्या करता है, टॉप लेवल जो होता है वो मिडिल लेवल को काम सौंपता है, मिडिल लेवल जो होता है वो फर्स्ट लेवल को, ठीक। इस तरह से हमारी सीक्वेंस में जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहती है ऐसे ही चलती रहती है, ठीक। ऐसे ही क्या होती है, चलती रहती है। जैसे कि अब मिडिल लेवल में जो आ जाते हैं, जनरल मैनेजर आ जाता है, चेयर ऑफ बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है। ये सब हमारे जो होते हैं वो टॉप लेवल के टॉप लेवल में आ जाते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है पॉलिसी डिटरमाइन करना एंड ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति ये सारी बातों को सोचना, ठीक है। एंड हाँ, राइट, राइट जेतु सही बोल रही हो। जैसे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि ये सारे काम होते हैं जो फर्स्ट लेवल के होते हैं। सेकंड लेवल में आपके स्टाफिंग और डायरेक्टिंग आ जाता, डायरेक्टिंग या डायरेक्शन या लीडरशिप वगैरह मोटिवेट करते रहना। एंड देन जो आपकी मिडिल लेवल होती है, कंट्रोल करते रहना। एंड देन जो आपकी लोअर लेवल रहती है, वो सारे जो डायरेक्ट करके जो काम वगैरह सौंपते हैं वो किनका काम होता है, तो आपके सुपरविजर, फोरमैन या ऑफिस मैनेजर्स हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, इन सारे सबके काम यही होते हैं कि उस पॉलिसी वगैरह को एग्जीक्यूट करना, ठीक। जैसे कि ये पॉलिसी वगैरह देते हैं, उसके बाद से ये एग्जीक्यूट करते हैं उसको, उसके बाद से एग्जीक्यूट करके उनको फॉर्मुलेट करते हैं। और ये जो हमारे फर्स्ट लेवल वाले होते हैं, इसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसको अच्छे तरीके से अचीवमेंट में मदद करते हैं। तो ये हमारी मैनेजमेंट की लेवल होगी, ठीक। तो ये ऐसे कुछ खास नहीं पूछता है, जैसे कि अब आपसे पूछेगा कि टॉप लेवल में लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, ठीक। और फर्स्ट लेवल में आपके कौन कौन से मैनेजमेंट आ जाते हैं, जैसे कि आपका इस तरह से बांट देगा। जैसे कि मिडिल लेवल में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गए, इन सारी जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है कि अलग अलग जो भी उसके सुपरवाइजर्स है, जो भी उसके जो भी उसके फोरमैन है, उन सबको काम को सौंपना, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहती है वो फॉर्मुलेट करती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि थोड़े से मैं अच्छे तरीके से आप सबको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये लाइव फर्स्ट था मेरा। देन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे उसके अनुसार आपको और भी बेटर तरीके से मैं अंडरस्टैंड करवाता चलूंगा, ठीक है। तो थोड़े से आप लोग इस नोट्स को भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, ताकि कोई भी इसमें ये ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। वही सारी बातें लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वही जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इसी इन्हीं सब को हम बोलते हैं। देन इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सारी हमारी मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हमारा प्रोसेस ही मैनेजमेंट पूरा फुल्ली तरीके से बेस्ड है ऑन प्रोसेस पे ही हमारा।
तो हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, देन हम लोग इसको नहीं तो स्किप करते हैं अभी फिलहाल, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किनके द्वारा गिवन किया गया है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किनके द्वारा गिवन किया गया है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो भी बताओ तो कमेंट में, मुस्कान और ज्योति। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किनके द्वारा गिवन किया गया है, ठीक है, या फंडामेंटल ट्रूथ जो है वो किनके द्वारा गिवन किया गया, या जनरल गाइडलाइन भी कहीं कहीं पे पूछ लेगा। ठीक, और आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, हाँ हेनरी फ्योल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोल सकते हो। ठीक, हेनरी फ्योल को। एंड जो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आप बोल सकते हो एफ डब्ल्यू टेलर को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो रिजिडिटी नहीं होता है, यानी कि ये जनरल एक गाइडलाइंस होता है। ठीक है, इसके डिसीजंस और इसके बिहेवियर जो होता है वो मैनेजमेंट पे डिफाइन रहता है। इसमें हम चेंजेस वगैरह ला सकते हैं ऑन द सिचुएशन, ऑन द बिहेवियर के अनुसार। ठीक, बट आपके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो रिजिड होता है, मतलब कि उसमें हम चेंजेस वगैरह नहीं ला सकते हैं, समझ रहे हो, वो रिजिड होता है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जनरल गाइडलाइंस होता है, जिसमें हमको फंडामेंटल ट्रूथ, पोजीशंस, बिहेवियर, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक, जैसे देखो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पे देखना कि यूनिवर्सली अप्लीकेबल, यानी कि ये जो हमारा जनरल मैनेजमेंट होता है वो सारे जगहों पे अप्लीकेबल हो सकता है। ये जनरल गाइडलाइन होता है, मतलब कि कहीं भी अप्लीकेबल हो सकता है, कहीं भी एडजस्टमेंट हो सकता है, चाहे वो लार्ज बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो। ठीक है, कहीं भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वो सारे जगहों पे अप्लीकेबल हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। ठीक है, इसके नेचर यही होता है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये सारे जगहों पे। और जनरल गाइडलाइन क्या है कि दे आर जनरल गाइडलाइन, देखना है यहाँ पे, जे दे आर जनरल गाइडलाइन बट डू नॉट प्रोवाइड स्टेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजेरियल प्रॉब्लम एंड बिजनेस सिचुएशंस एंड कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स। ठीक, ये जनरल गाइडलाइन क्या है, जनरल गाइडलाइन ये हमारे एक्शंस को दिखाता है, डू नॉट स्टेट सॉल्यूशंस, और ये हमारी एक्शंस को गाइड, ये हमारी एक्शंस को गाइड करता है, ना कि इसका जो है प्रोवाइड करता है जनरल सॉल्यूशंस वगैरह। ठीक है, ये सिचुएशन है आपके डायनेमिक नेचर पे, जैसे कि मान लो कि इन्वायरमेंट के अनुसार वही सारे चीज बातें हैं कि इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज करते रहना, ये जनरल एक गाइडलाइन है। ठीक है, समझ रहे हो। और फॉर्मेट बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, वही बात है। ठीक है, फॉर्मेट फ्रॉम द नॉलेज एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट द मैनेजर। ठीक है, जैसे कि दे आर फॉर्मेट फ्रॉम द नॉलेज, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर, उसको एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, इसमें ये सारे चीजों को देखा जाता है। ठीक है, इसके नेचर यही बताते हैं कि जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, उसमें आप क्या क्या से आपकी क्या नॉलेज है, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये जनरल गाइडलाइंस होती है। ठीक है, ये इन्हीं सबों को बताता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब वही है कि ये रिजिड रहता है, ये रिजिड नहीं रहता है, इसको हम कभी भी सिचुएशंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होते रहना, उसी प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है जनरल, ये होती है हमारी जनरल मैनेजमेंट ऑफ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कुछ नेचर्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा जनरल आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर। ठीक, आप आपके टेलर भाई साहब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं, जो कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि आपको इसकी क्लासेस जो है कल
बेटर वे में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और एक बात याद रखना कि सोचना कि अभी मजे नहीं आ रहे हैं, बट अभी नहीं आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्लास थी हमारी। ठीक है, बस आप लोग 2 से 4 या 5 क्लासेस जब आप लोग कर लोगे, देन उसके बाद से बेटर वे में मजे आने वाले हैं। ठीक है, तो बस 2 से 3 मिनट आप लोग रोको, देन उसके बाद से या आपकी एक काम करो आप, आपकी जो क्लासेस है रीजनिंग की, जैसे हाँ, अच्छा था क्लास, थैंक यू ज्योति। चलो फीडबैक आप लोग देते रहना, आपकी रीजनिंग की क्लासेस है ठीक, बट मैं यहाँ आप सबकी क्लास ले रहा हूँ तो रीजनिंग में थोड़े से लेट हो सकते हैं। ठीक है ना, हमारे ख्याल से आपके कुछ स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पे वेट वगैरह कर रहे होंगे रीजनिंग क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू वगैरह हैं, आपके एमसीक्यू जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, आपके यूट्यूब पे ही। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी, हाँ यूट्यूब पे जो भी आपकी एमसीक्यू वगैरह है उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक, एंड देन जो आपकी ये क्लासेस हैं ये यूट्यूब पे भी जाने वाली है। ठीक, तो इसमें तो कुछ खास हम लोगों ने इफेक्ट नहीं डाला है, बट ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी जाने वाली है, तो देखते हैं। ठीक है, और जो आपकी इससे रिलेटेड जैसे कि हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा, साइंटिफिक आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा, एंड देन आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा, उसके जो भी एमसीक्यू वगैरह बनते हैं उस चैप्टर से, उस चैप्टर के एमसीक्यू आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, आफ्टर आपके रीजनिंग क्लासेस, तो आपकी रीजनिंग क्लासेस अब स्टार्ट होंगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप लोग जाओ जल्द से जल्द उसमें ज्वाइन हो वहाँ पे, एंड देन उसके बाद से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। और अब बता दो नेक्स्ट क्लासेस क्या रखा जाए, अकाउंट या बिजनेस मैनेजमेंट, इसको ही कंटिन्यू किया जाए अकाउंट को। और टाइम आप लोग बता देना। ठीक है, टाइम क्या रखा जाए, या जाओ आप लोग। ठीक है, मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन सी क्लासेस आपकी कब है। ठीक है, ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।